ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। हम लगभग इस चैप्टर के लास्ट पायदान पर पहुंचने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर 60 पॉइंट। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू द नाजिज्म। जर्मनी में जो कुछ भी हो रहा था उसको वहाँ के लोग किस नज़रिए से देख रहे थे, लोगों का दृष्टिकोण क्या था, उनकी समझ क्या थी, हम देखेंगे इस वीडियो में। इस टॉपिक को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। लोग जो थे दुनिया को नाजी की आंखों से देखना शुरू कर दिए थे और उनका दिमाग भी, वो जो सोचते थे वह भी नाजी की बातों को ही सोचने लगे थे। उनकी भाषा में ही सभी बोलने लगे थे। वे लोग जूस को जब देखते थे, यानी कोई भी आदमी ऐसा अगर दिखता था जो जूस यानी यहूदी की तरह होता था, तो वे घृणा उससे करने लगते थे। उनके प्रति उनके दिल में गुस्सा उत्पन्न हो जाता था। किसी के घर के पड़ोस में कोई यहूदी रहता था तो वह उसको संदेह की दृष्टि से देखते थे, उनके घर में एक चिन्ह लगा देते थे। यहाँ तक कि वे पुलिस को इन्फॉर्म कर देते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग गंदे लोग हैं, ये लोग क्रिमिनल्स हैं। इस तरह से उनके प्रति हैट्रेड का भावना बढ़ा हुआ था। सोच लिए कि आपके पड़ोस में रहने वाले लोग अगर आपसे सब घृणा करने लगेंगे तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है। उनको ऐसा लगने लगा था, जर्मनी के लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जो नाजी लोग हैं वो देश में समृद्धि लाएंगे और वो जनता के भलाई के हित के लिए काम करेंगे। यानी नाजी के जो व्यवस्था थी उससे उनको एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि नाजी लोग उनके हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जर्मन लोग इस तरह के नहीं थे। बट नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी। बड़ी संख्या में लोग जर्मनी में थे, अलग अलग सोच के थे। कुछ लोग जो थे वह जर्मनी की सरकार के तारीफ में थे और कुछ ऐसे लोग थे जो उसके खिलाफ भी थे। लेकिन स्थितियां ये थी कि काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, उनको दबाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। इस डर से बहुत सारे लोग विरोध नहीं कर पाते थे। अधिकांश जर्मन जो थे वो पैसिव वर्कर्स थे, एकदम मूक दर्शक, देख करके भी अनदेखा करने वाले लोग थे। अपेथिक विटनेस्ड यानी एक मूक दर्शक थे, देख करके अनदेखा करने वाले लोग थे। दे वर टू स्केर्ड टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट। वे इतने भयभीत थे कि कोई भी एक्शन लेने से डरते थे, कुछ भी बोलने से डरते थे। अपने आप को उनसे अलग दिखाना चाहते थे। विरोध करने की उनकी क्षमता खत्म हो चुकी थी। इतना ज़्यादा भयभीत थे कि अधिकांश जर्मन में देखिए 3 तरह के लोग थे। हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले वे लोग थे जो जर्मन के हिटलर सरकार और नाजिज्म को एक आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे, जिन्हें लगता था कि नाजी लोग उनके लिए उनके देश से प्रोस्पेरिटी लाएंगे, जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र बनाएंगे, जनता के हित में वे लोग काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जो नाजियों के विरोध में थे। हालांकि इसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा रिप्रेशन हो रहा था, उनकी हत्याएं की जा रही थी, फिर भी कुछ लोग जो थे नाजियों के विरोध में थे। लेकिन बड़ा मेजोरिटी जर्मन का ऐसे लोगों का था जो पैसिव ऑन लुकर्स थे, यानी जो मूक दर्शक थे। किसी और के साथ कुछ हो रहा है, हमें उससे क्या, हमें अपने बारे में सोचना है। वो इतने ज़्यादा डरे थे जो अपने आप को उनके प्रति किसी भी तरह के कार्य विरोध करने से डरते थे, प्रोटेस्ट करने से डरते थे। टू परफॉर्म लुक अवे, पोस्टर निम्यूलर a resident fighter observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary German in race in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire। एक व्यक्ति थे जिसको पादरी निम्यूलर के नाम से, वह एक रेजिडेंट फाइटर थे, वह उन नाजियों के खिलाफ थे। उन्होंने इसको बड़े ही सावधानी से देखा कि किस तरह से लोग अब प्रोटेस्ट करने से डर रहे थे। एक अनकैनी साइलेंस, अनकैनी साइलेंस का मतलब होता है एक अजीब सी शांति छाई हुई थी अपने चेहरे पर। वो एकदम चुप्पी छाई हुई थी उन लोगों में।
सभी जर्मन लोग जो अधिकांश मेजोरिटी में लोग थे, उनके चेहरे पर भय, एक ब्रूटल क्राइम के डर से जो चेहरे पर भय का तस्वीर बनता है, उस तरह के लोगों की स्थिति थी। लोग क्राइम के डर से, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया जा रहा था, सबको सामूहिक हत्याएं की जा रही थी, उसके डर से सबके मन में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ, हालांकि वो उनके खिलाफ थे, उन्हें लगता था कि गलत हो रहा है, लेकिन इस डर से कि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनकी हत्याएं की जा सकती है, वे बिल्कुल साइलेंस थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। इस शांति के बारे में, इस खामोशी के बारे में जो निम्यूलर, पादरी निम्यूलर थे, उन्होंने इस एक कविता में अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। वो लिखते हैं, फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट, वेल आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट। ऐसा लगता था लोगों को कि सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट को की हत्याएं की। मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक्स की जब चर्चा कर रहे थे कि जब पार्लियामेंट में आग लगा था तो उसको बहाना लेकर के किस तरह से उन्होंने कम्युनिस्टों का नरसंहार किया। लेकिन जो लोग थे वहाँ के, वो उन्हें लगता था कि मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कम्युनिस्ट को मार रहे हैं, हमें इससे क्या। सो आई सेड नथिंग, हमने कुछ नहीं कहा। वो कम्युनिस्ट को मार रहे थे, कम्युनिस्ट पर अत्याचार कर रहे थे, सो हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हम कम्युनिस्ट नहीं थे। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स। उस कम्युनिस्ट के बाद बारी आई सोशल डेमोक्रेट्स के। उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स के ऊपर अत्याचार किए, उन्होंने उनको मारा। वेल आई वाज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट्स, लेकिन मैं तो सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था। सो आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट। इसके बाद वो ट्रेड यूनियन वालों के खिलाफ आए, उन्होंने ट्रेड यूनियन वालों के ऊपर अत्याचार किया, उनकी हत्याएं कर रहे थे। लेकिन बट आई वाज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, लेकिन हम तो ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं थे, इसलिए हम सोचते थे कि हमें इससे क्या, हम तो ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं हैं। देन दे केम फॉर द ज्यूज। उसके बाद वो यहूदियों को मारने के लिए आए, लेकिन हम यहूदी भी नहीं थे, इसलिए हम बिल्कुल कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर मी। और सबसे अंत में जब वो हमें मारने के लिए आए, देयर वाज नो वन लेफ्ट फॉर हु वुड स्टैंड फॉर मी। तो हमने चारों तरफ देखा तो कोई भी मेरे लिए खड़ा नहीं था। ये जो चुप्पी, साइलेंस थी, उसमें लोग ये सोचते थे कि भैया ये जिनको मार रहे हैं उनको मारने दो, हमें क्या, हम तो ना कम्युनिस्ट हैं, ना हम ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, ना डेमोक्रेट्स हैं। तो इस तरह से वो एक एक करके मारते जा रहे थे और लोग जो चुप्पी थे, और जब उनकी बारी आई तो उनके लिए कोई खड़ा नहीं था। यह एक बिल्कुल उस स्थिति को क्रिएट करता है, बताता है जब लोग डर से अन्याय को होते हुए देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये अन्याय हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये अन्याय किसी और के साथ हो रहा है, तो हमें इसमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन जब आप अन्याय का खिलाफ नहीं करते हैं तो वो अन्याय का मन बढ़ता है और एक न एक दिन आप भी उसके शिकार होते हैं। इस कविता का यही संदेश है। एक बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। व्हाट वाज द लैक ऑफ कंसर्न फॉर नाजी विक्टिम्स ओनली बिकॉज ऑफ टेरर। एक वहाँ पर फिल्म बना था, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका नाम था द नाजी अ वार्मिंग फ्रॉम हिस्ट्री। तो इस डॉक्यूमेंट्री को लॉरेंस रीस ने बनाया था। इसमें उन्होंने जर्मनी के बहुत सारे लोगों से बातें की थी और उनके बात को सुन करके, उस पर रिसर्च करके उस फिल्म को बनाया था, डॉक्यूमेंट्री को बनाया था। इसमें एक जर्मन महिला एर्ना क्रेंज थी। जब उनसे 1930 में बातें, जर्मन महिला थी जो 1930 में एक किशोरी थी, यानी टीनेजर थी। हालांकि वो अब माँ बन चुकी, दादी बन चुकी थी। उनसे जब रीस ने बात किया तो उन्होंने कहा कि 1930 ऑफर्ड अ ग्लिम्स ऑफ होप नॉट जस्ट फॉर अनएम्प्लॉयड बट फॉर एवरीबडी, फॉर मी ऑल फेल डाउन ट्रोडन फ्रॉम माई on experience I could say salaries increased and Germany seemed to have regained its
sense of prosperous purpose. I could only say for myself, I thought it was a good time. I liked it. वो कहती कि 1930 के दशक में ऐसा लगता था, लोगों को आशा की किरण दिखती थी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा था, लोगों की सैलरी बढ़ रही थी और जर्मनी को एक उद्देश्य मिल चुका था। इसलिए मुझे लगता है कि वह समय अच्छा था और मैं उसको पसंद करती हूँ। ये दिखाता है कि उस अत्याचार के दौर में भी लोगों को, जब आदमी भूखा मरता है तो वहाँ सबसे पहले उसकी रोटी की चिंता होती है। आसपास में जो घटनाएं घटती उसके प्रति लोग नहीं देखते हैं। जब उन्हें लगता है कि हमें कहीं से अपनी गरीबी को दूर करने का उपाय सूझ रहा है, तब वो बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें वो स्थितियाँ अच्छी लगती है। यह एर्ना के इस स्टेटमेंट से साफ दिखता है। व्हाट जीज फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स व्रेडेट। उन्होंने अपने एक डायरी रिकॉर्ड की थी जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में लिखा था और इस किताब का नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। इसमें उन्होंने उस समय जो घटनाएं हो रही थी, लोगों को के जो सपने थे, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। शी डिस्क्राइब्स हाउ Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि किस तरह से नाजी विचारधारा का इतना प्रभाव हो गया था कि ज्यूज खुद भी ये सोचने लगे थे कि जो नाजी कह रहे हैं वो सही है, और वो अपने आप में हीनता की भावना उनमें आ रही थी। उनमें वो स्टीरियोटाइप जो गढ़ा गया था उसके वे शिकार हो गए थे। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोज, ब्लैक हेयर एंड आईज। उन्हें ये लगा था कि उनकी आंखें सचमुच में टेढ़ी हैं, उनके बाल और आंखें काली हैं। वे जेविस के जो मूवमेंट है यहूदी को ठीक वैसा ही उनको लगने लगा था, जिस तरह से कि वहाँ के प्रेस के माध्यम से, जो प्रचार तंत्र के माध्यम से जो स्टेरियोटाइप गढ़ा गया था यहूदियों के बारे में, वह अपने आप को वैसा ही देखने लगे थे। दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स। जेविस डाइड मेनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर। वो बहुत ज़्यादा संकट में थे, उनके जो सपने थे वो संकट में थे। बहुत सारे यहूदी ऐसे थे जो गैस चैम्बर में ले जाने से पहले ही दम तोड़ देते थे। तो हमने यहाँ पर देखा कि उस दौरान नाजी जर्मनी के दौरान वहाँ की स्थितियाँ क्या थी, किस तरह के लोग थे। 3 तरह के लोग थे। पहले वे लोग थे जो हिटलर के शासन को पसंद करते थे। दूसरे वो लोग थे जो हिटलर का विरोध करते थे, हालांकि उनमें विरोध करने की क्षमता नहीं थी, फिर भी विरोध करते थे। लेकिन जो बड़ी मेजोरिटी ऐसे लोगों की थी जो डरे थे, जो सहमे थे, जो मूक दर्शक थे, जो कुछ नहीं देख करके भी परिस्थितियों को अनदेखा कर देते थे। तो इस पूरी घटना को, इस पूरे परिस्थिति को इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा नॉलेज अबाउट द हॉलोकास्ट, और ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। आप इसे अवश्य देखेंगे। अगर आप हमारे और वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 3 का आप उसे अवश्य देखें। आप अपने कमेंट, कोई अगर क्वेरी हो, क्वेश्चन हो या सुझाव हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।